तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब तुम्हारी सेकंड क्लास, इसी चैप्टर नंबर फर्स्ट की है ये क्लास, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे सामने स्क्रीन। ओके, स्टार्ट। देखो, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन ले लेता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, है ना। हमने इसके बारे में डील कर लिया था, ध्यान है कि भाई कोई भी काम जो इंसान करता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर आता था। पैसा कमाने के लिए करता है तो इकोनॉमिक कहते थे, पैसा नहीं कमाने के लिए करता है तो नॉन इकोनॉमिक करते थे। सभी माइक ऑफ कर लेना अपना, शोर ना आए ताकि, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। हमने बोला कि कोई भी ऐसी चीज जो किस लिए करते थे भाई, मनी कमाने के लिए, है ना, अर्निंग मनी, इसके ऊपर हमने डिस्कशन करा था। फिर हमने आगे बढ़े थे, जैसे यहाँ पे डॉक्टर कोई सर्विस तुम्हें दे रहा है या फिर कोई यहाँ पर पर्सन काम कर रहा है फैक्ट्रियों के अंदर, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी हमने डील करा था कि ये 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से। होता है बिजनेस, है ना, दूसरा होता है प्रोफेशन, तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट, है ना। तीनों के बारे में हमने डिटेल में एक बार डिस्कशन करा था। यहाँ पर जाके हमने यहाँ पढ़ा था कि भाई दोनों के बीच अंतर क्या है। तो एक बार मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। इसमें क्या था, इसमें आप आसानी से, कमेंस मतलब शुरुआत, स्टार्ट, ठीक है, इसमें आसानी से शुरू कर सकते थे। इसमें एक स्पेशल डिग्री चाहिए थी शुरू करने के लिए, है ना। और इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब मालिक कहते हैं, है ना, जब मैं राजी हो जाऊं आपको काम करने के लिए। क्वालिफिकेशन देखो भाई, बिजनेस के लिए तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए थी, अंगूठा छाप भी चलता था। यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए थी। दोनों चीजें चाहिए, क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन भी चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए। देखो जब मैंने इसमें बोला भी था कि आपको नॉलेज चाहिए पहले, उसके बाद ही आप काम को परफॉर्म कर सकते हो। सो के पी, है ना। तो पहले नॉलेज चाहिए होगा और फिर ही आप काम को परफॉर्म कर सकते हो। और यहाँ पर मालिक जैसा क्वालिफिकेशन का है, मालिक कह दे भाई अंगूठा छाप चल जाएगा तो अंगूठा छाप चल जाता था, है ना। तो जैसा वो कहता था। इन्वेस्टमेंट यहाँ ज्यादा लगती थी, यहाँ पर काफी लिमिटेड लगती थी और यहाँ पे कोई अमाउंट ही नहीं लगता था, है ना। रिस्क यहाँ पर बहुत ज्यादा होता था, यहाँ पर नॉमिनल होता था, है ना, काफी कम मात्रा में होता था। और यहाँ पे बिल्कुल होता ही नहीं था, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ हो पाता था, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने अरिजीत वाला एग्जांपल लिया था, अगर ध्यान हो तो, ठीक है, कि वही गाना गाएगा, उसका इंटरेस्ट हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में अगर मालिक चाहे तो वही हमारा परवरदिगार है, वो जो चाहे वही हो सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव में बात करी थी कि यहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। यहाँ गुड्स भी बेचते थे और क्या बेचते थे यहाँ पर, यहाँ दूसरी चीज सर्विसेज भी बेचते थे, है ना। पर यहाँ सिर्फ हम बात करते थे किस चीज की, सिर्फ सर्विसेज की। तो यहाँ सिर्फ बात कर जाती थी सर्विसेज की, ठीक है। यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारा मालिक है हम उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके। हम यहाँ पर ये करते थे। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब था, हमने पढ़ा भी था इसको, ये कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है लॉ, है ना। सो लॉ की बात करता है तो यहाँ पर लॉ अप्लाई तो होता था। वो कहता था कि बस आपका जो बिजनेस है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, है ना, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, उसमें ड्रग्स नहीं बिकना चाहिए। यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता था जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ये मैंने पहली क्लास में करा दिया है, ठीक है। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन जो होते थे वो डील करते थे, है ना, वो नियम कानून बनाते थे, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाता था वकीलों के लिए, है ना। चलो, और यहाँ पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई वैसे तो नहीं होता है, पर जो मालिक कह दे वही हमारे लिए एप्लीकेबल होता है। नेचर ऑफ वर्क मैंने बोला था कि इसको लीव कर देना, इसको खुद से पढ़ सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं है। रिवार्ड यहाँ पे मिलता था प्रॉफिट, यहाँ मिलती थी फीस और यहाँ मिलते थे सैलरी एंड वेजेस। समझ में आती है बात, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ आज की क्लास में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम पहले कुछ केस स्टडीज को डील करते हैं। क्या लिखा है पहली केस स्टडी, बोलता है अमर, अकबर एंड एंथनी, 3 दोस्त हैं, ठीक है। वो एक बिजनेस, एक क्या कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं कैरियर्स को। अमर क्या है, एक डॉक्टर है, ध्यान से देखना, अमर क्या है, एक डॉक्टर है और अपनी क्लिनिक को चला रहा है। अकबर क्या है, अकबर के पास एक बेकरी है ना, और वो ब्रेड बनाता है और बिस्किट बनाता है, ठीक है। एंथनी एक आईएएस ऑफिसर है, ध्यान रखना, किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, सरकार की नौकरी कर रहा है। पढ़ा है ना, सुना है ना कि भाई पुलिस वाला सरकार का नौकर होता है ना, जनता का नौकर होता है। तो ये एक्चुअल में नौकरी कर रहा है, इसको एक सैलरी मिलती है। जब सैलरी मिलेगी तो ये एम्प्लॉयमेंट का केस होगा, क्यों, जब सैलरी मिल रही होगी तो ये एम्प्लॉयमेंट का केस होगा, ठीक है। बात करें आगे, तो ये जो है इसमें ये बेकरी रन कर रहा है, ठीक है, ये बेकरी रन कर रहा है तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा बिजनेस का, है ना। और ये देखो ये डॉक्टर है, ये प्रोफेशनल काम कर रहा है ना, तो ये किसमें आ जाएगा, प्रोफेशन में। डन। तो आइडेंटिफाई देयर ऑक्यूपेशन, समझ में आती है बात, और डिफरेंस है तीनों के बीच, वो डिफरेंस हमें बता देना है, ठीक है। तो कोई खास दिक्कत होगी नहीं, है ना, समझ में आ गई होगा चीज, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आज का यही टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक
एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम इसलिए नहीं करते, मतलब कि हमें मनी कमाने का पर्पस कुछ होता ही नहीं है सर। यहाँ पर हम इग्नोर कर देते हैं कि हमें कोई भी मनी नाम की चीज कमानी है, हम बस इसलिए करते हैं ताकि हम किसी को बेनिफिट दे सकें। जैसे यहाँ देखो, सरकार ने रोड्स बनवा रखे हैं, सरकार इसीलिए रोड्स बनवाती है ताकि वो बेनिफिट्स दे सके। आपको क्या सड़क पे पकड़ के आ रहे हैं, अंदर को कभी पैसा मांगा है क्या? पहले पैसा दे तभी चलिए सड़क पे, नहीं। तो ये ना, सरकार यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करती है, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, जब मंदिर में आप जाते हो तो भी वो भी फ्री है ना, आसानी से मंदिर में जा सकते हैं। यहाँ रजोगरी मंदिर कोई पूछता नहीं है, आराम से जाओ, पार्क में बैठो। तो सर जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट करती है, तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, तो वहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं है पैसा कमाने का। तो ये जो है, ये जो आएगा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएगा, है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती है ना, वो हम सोच किस करते हैं, किसी भी तीन पर्पस पे बता रहे हैं। एक बार आगे बढ़ते हैं मैं इस पे, एक मिनट। चलो, यहाँ पे इनके बीच दे रखा है अंतर, ठीक है। यहाँ एक अंतर दे रखा है इनके बीच, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद पढ़ना है अपनी बुक से, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे बता रखा है इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरीके की, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, है ना, खुद से, वो भी तीन तरह से दिए जाते हैं। या तो वो रिलीजियस पर्पज से किया जाएगा, कोई मंदिर बनवा दिया, कोई टेंपल बनवा दिया, कोई मस्जिद बनवा दिया, है ना, कहीं धर्मशाला खोल दी, ये सारा। पेरेंटल मतलब होता है पैतृक। पैतृक मतलब समझ सकते हो कि जैसे आपकी माँ मम्मी आपके लिए कुछ सर्विस दे रही है ना, रोटी बना रही है, जो आपके पापा आपको कमा के दे रहे हैं, तो उनका ये इंटेंशन नहीं है कि आप फ्यूचर में उन्हें कमा के दोगे या क्या करोगे। उनका इंटेंशन बस इतना है कि वो आपको सर्विस दे सके, ठीक है। तो पेरेंटल भी हो सकता है। और सोशल होता है जो सरकार देती है, जैसे पार्क बनवा दी, है ना, तो सरकार ना रिलीजियस पर्पज के लिए वो कर रही है, ना ही हम उनके माँ बाप है जो हमारे लिए कर रही है। तो कुल मिला के वो सोशल पर्पज के लिए कर रही है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवा दिया, ठीक है, बात समझ में आती है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, इसके बारे में हमने कल थोड़ा सा इसके ऊपर ज्ञान पहले ही ले लिया था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बिजनेस की। तो बात करता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब हम इसीलिए बिजनेस करते हैं ताकि हम क्या कमा सकें, पैसा, ठीक है। तो बात समझ में आती है कि भाई, ये कल ही इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन कर लिए थे कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर से, बिजनेस में या तो हम मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स या मैन्युफैक्चर करते हैं सर्विस, तो दोनों ही हो सकते हैं। या तो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे गुड्स या मैन्युफैक्चर करेंगे सर्विसेज। सो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब इकट्ठा करके हम रख रहे हैं ना, उस चीज को सेव कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। बोलता है कि इसमें हम क्या करते हैं, हम जनरली गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, या तो सेल करते हैं गुड्स को या उसका एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब मैंने तुम्हें कोई गुड्स दे दी, है ना, तो जनरली तुम मेरी गुड्स को यूज कर रहे हो, पर वो इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। मतलब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उससे फायदा कमा सकूं, है ना। रेंट पे कोई चीज, क्या तुम्हारा मकान मालिक तुम्हें सामान बेचता है, ठीक है, तुम्हें सामान नहीं बेच रहा है वो, ठीक है, तुम्हें एक्सचेंज का ऑफर देता है कि मतलब तुम उसके यहाँ रहते हो, उसको कुछ मनी दे देते हो, ठीक है। तो गुड्स का भी एक्सचेंज हो सकता है और सर्विसेज का भी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। पर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, ये तो बात समझ में आती है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। आगे बात करें कि भाई, गुड्स को हम डील तो कर रहे हैं, याद रहे एक चीज जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पेपर में एमसीक्यू आता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है और कई बार जो है केस स्टडी बन के आती है। कहता है कि एक बंदा बिजनेस, फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, मैंने साल में एक बार सामान बेचा, बस बोरिया बिस्तर लेके सो गया मैं। अब ऐसा कोई भी बिजनेस जो एक बार वीकली में वन ट्रांजेक्शन करता है, मतलब कह सकते हो ईयर वाइज, या फिर दो या चार ट्रांजेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल मैं मिक्सी खरीद के लाया, मैंने मिक्सर ग्राइंडर खरीद के लाया, मैंने उसको बेच दिया। अब उसके बाद मैंने पूरे साल फिर अपने लिए एक और मिक्सर ग्राइंडर खरीदा, मैं अब उसको यूज कर रहा हूँ। देखो, ये रेगुलरिटी नहीं है, मैं बार बार खरीद बेच नहीं रहा हूँ, ये धंधा होता है। धंधा समझते हो, जो बार बार वो करेगा, वो बार बार उसी काम को करे जा रहा है। रेगुलरिटी अगर नहीं है तो बिजनेस नहीं है, इतना मतलब समझना कि रेगुलरिटी के बिना तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, ठीक है। बिना पैसे के सामान नहीं मिलता, बिना रेगुलरिटी के बिजनेस नहीं होता। एक बार करने से ट्रांजेक्शन, आप बिजनेस वही है कि भैया, आप एक बार गलती से फुल में से फुल ले आए और बाद में आपके नंबर नहीं आ रहे, तो आप तब इंटेलिजेंट नहीं कहलाओगे। आप इंटेलिजेंट तब कहलाओगे कि जब आप उसी स्कोर को बार बार अचीव कर रहे हो। बिजनेस भी तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ रेगुलरिटी होगा। रेगुलरिटी नहीं है तो हम कह देंगे कि ये बिजनेस भी नहीं है। कोई कष्ट, दिक्कत, आगे बढ़ जाए, चलो। तो यहाँ बात करते हैं प्रॉफिट की।
देखो बिजनेस में हम कोई भी काम करते हैं, उसका सिंपल मोटिव ये होता है कि मैं क्या अर्न कर पाऊं, प्रॉफिट, मतलब फायदा कमा पाऊं, इसीलिए बिजनेस किया जाता है। कल भी बात करी थी कि ये अनसर्टेन है, इसका मतलब हो भी सकता है, चल भी सकता है, वही चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, मतलब कुल मिला के चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। सो अनसर्टेनिटी है रिटर्न की, कि जितना लगाया क्या वापस आएगा, इसका मतलब बात करता है कि रिस्क है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है पेपर में, कहता है नो पेन नो गेन, एक्सप्लेन या कमेंट। तो इस पॉइंट को आपको पूरा बता देना कि देखो भाई रिस्क तो है, पर बिजनेस में अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको रिटर्न भी मिलते हैं। मतलब रिस्क से ही बनता है रिटर्न, है ना, आरआर फैक्टर है बिजनेस में। ठीक है। बिजनेस में आरआर फैक्टर है कि जितना रिस्क उतना रिटर्न। अच्छा, अगर किसी ने मूवी देखी है, क्या कहते हैं हम, ये जो वेब सीरीज आई थी अभी, आपने देखा होगा, बुल बिग बुल वाली, है ना, हर्षद मेहता की, तो उसमें कहता है, ठीक है, रिस्क है तो इश्क है। ये डायलॉग समझना, रिस्क है तो इश्क है, इसका मतलब कि बिना रिस्क के फायदा नहीं आ सकता, है ना, बिना रिस्क के फायदा नहीं आ सकता। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि बिजनेस में रिस्क तो है, पर उसके हिसाब से रिटर्न भी है। कोई कष्ट, कोई दिक्कत? चलो, आज तुम्हें दिखाई सुनाई दूं या रहने दूं? चलो कभी और देख लेंगे, बात कर लेंगे इस पे। चलो अब, नहीं कभी और बात कर लेंगे इस पे, चलो। सो कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ बिजनेस वही बताता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गुड्स एंड सर्विसेज या तो प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोक्योर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों ही यहाँ पर आता है। ठीक है। रेगुलर बेसिक पे होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यही, रेगुलर बेसिक पे होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और अनसर्टेनिटी तो है ही है, रिस्क और रिटर्न दोनों ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं, चलो। अब यहाँ पर एक केस स्टडी है, सुनना ध्यान से, कि रामा ने बॉट किए एक ड्रेस को 5,000 में। ठीक है। बोलता है कि सो रामा, उसको वो पसंद नहीं आया डिजाइन शायद, हर फ्रेंड लाइक द डिजाइन इज वेरी मच, नहीं, उसको दोस्त को ज्यादा पसंद आ गया, तो उसने उस ड्रेस को बेच दिया अपने दोस्त को 5,500 में। ठीक है, उसको फायदा हो गया 500 रुपए का। क्या बताऊ, बिजनेस कर रही है, देखो रेगुलरिटी है, बार बार ड्रेस खरीद रही है, बार बार बेच रही है, नहीं, एक बार खरीदा बेच दिया, रेगुलरिटी नहीं है सर, रेगुलरिटी ना हो। ठीक है। अच्छा, बिजनेस से रेगुलरिटी होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए, तो फिर आप क्या गेन कर सकते हो, रिटर्न, है ना। तो ये जो 3R बचपन में पढ़े थे, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, उसी तरह का ये 3 है, क्या, रेगुलरिटी, रिस्क एंड रिटर्न। समझ में आ रही बात? तो ये 3 चीज हैं जो आप यहाँ पे डाल सकते हो, कि रेगुलरिटी भी है, रिस्क भी है और रिटर्न भी है। ठीक है, 3R से। कोई कष्ट, आगे बढ़ जाऊं, चलो। इसी तरह से जो बिजनेस होता है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कि भाई बिजनेस जब ओपन होता है ना, तो ये सोच के होता है कि मैं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो कंप्लीट कर ही पाऊंगा, है ना। हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है, जैसे तुम्हारी भी होती है, तुम्हारी ख्वाहिशें भाई बहुत अजीब होती हैं, वो ख्वाहिशें नहीं पूरी की जा सकती हैं इंसान द्वारा, है ना, वो हैवानों की ख्वाहिश है, उनको नहीं देखा जा सकता, पर कुल मिला के इंसानों की ख्वाहिश होती है, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, इंसानों की ख्वाहिश होती है। ठीक है। सो इंसानों की ख्वाहिश होती है 3 तरह की। इसी तरह से इंसान की बात करो, बिजनेस की बात करो, सबकी ख्वाहिश 3 तरह की होती है। सबसे पहला ख्वाहिश होता है कि उसकी इकोनॉमिक नीड पूरी हो जाए, मतलब बिजनेस हमेशा चाहेगा कि उसको आराम से रन हो, चल सके, उसका काम चल सके, प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना हो, पैसा, मतलब इकोनॉमिक का मतलब पैसा, इकोनॉमी का मतलब पैसा, यहाँ विटामिन एम काउंट करते हैं, कि कहीं भी वो ऑब्जेक्टिव जो विटामिन एम को पूरा कर रहा हो तो वो इकोनॉमिक है। फिर आ जाता है दूसरे नंबर पे सोशल। ठीक है, कि भाई शुरू में हम पैसे की नीड को फुलफिल करते हैं, फिर हम समाज में इज्जत की तरफ मूव करते हैं। बिजनेस भी इसी तरफ मूव करता है कि देखो भाई, सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होता। ठीक है। आज मैंने आपको सामान बेचा, आप मेरे पास आए, भैया क्या कहते हैं, एक ऐसी दवाई दो जिससे मेरा सारा खाना पच जाए। हाँ, तो भाई अगर हाजमोला कंपनी का आप हाजमोला खाते हो, ये इसलिए खाते हो कि फेमस किस लिए, कि आपका खाना पचा सकता है ना, करे खाना कंप्लीट, सुना होगा ऐड उसका। अब मान लो तुमने हाजमोला खाया, तुम्हारे दस्त लग गए, तुम अगली बार नहीं खाओगे। ठीक है, तुम अगली बार नहीं खाओगे। ध्यान रखना, एक बिजनेस शुरू में कुछ घटिया सामान बेच के फायदा तो कमा सकता है, पर फ्यूचर में उसी घटिया सामान की वजह से कोई उसका सामान खरीदना नहीं चाहेगा, है ना। ये कोई नहीं खरीदना चाहेगा, तो कोई भी अपने बिजनेस में ये ध्यान रखता है कि उसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब मनी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में वो सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करेगा, मतलब समाज में एक गुडविल, गुडविल पढ़ा है ना,
ठीक है। तो समाज में एक गुडविल मेंटेन करके रखेगा कि भाई एक हम गुडविल भी जनरेट करेंगे मार्केट में। डन, ठीक है। तीसरा है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, कि मान लो आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाई है कि नहीं, आप उसको टाइम पे सैलरी दे रहे हो कि नहीं, पता चले आप उससे कोड़े मार मार के काम करा रहे हो, ठीक है, उसकी इच्छा नहीं है, रात भर आप उसको कोड़े मार मार के काम करा रहे हो, तो उसकी उसकी हालत कैसी है, उसको छुट्टियां मिल रही है नहीं, उसके बच्चों का एजुकेशन के लिए आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारे काम जो है ना, ये सारे काम ही इसमें देखे जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में बात करेंगे इसके ऊपर बाद में, ठीक है, डिटेल में हम बात करते हैं इस पे। देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में मैंने बोला कि देखो यहाँ पर विटामिन एम की बात होगी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बिजनेस हमेशा चाहेगा कि वो क्या कमाता रहे, प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट कमाओगे मार्केट में तो आप अपने आप को सरवाइव कर सकते हो। एक बिजनेस लॉस ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं उठा सकता। आप 1 साल लॉस उठा लोगे, आप 2 साल लॉस उठा लोगे। आपको क्या लगता है जो जियो है, जियो जब आया था तो उसने देखा, आपने सुना होगा, फ्री में सर्विस देता था वो, है ना, फ्री में सर्विस देता था, हम लोगों ने खूब उसका सिम यूज किया 3 महीने तक, तो हमको लगता है कि उसका नुकसान हुआ, नहीं सर, उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, हाँ ठीक है, उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। देखो शुरू में उसने अपनी मार्केट डेवलप की, क्या डेवलप करी, मार्केट, उसके बाद अपना सेल बढ़ाया, आज देखो मार्केट कैप्चर कितना है। आप सोचो कि अगर आप एक नेटवर्क कंपनी लेके आते उस समय मार्केट में, आपको कोई नहीं पूछता सर, कोई नहीं पूछता सीरियसली, पर जियो ने फ्री, फ्री जो शब्द है ना, वो कस्टमर है ना भाई, मतलब जीभ लटक जाती है उसकी, लार बहने लगती है फ्री का वर्ड सुन के, ठीक है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप है, कस्टमर यहाँ पर लार टपकाते टपकाते उसके पीछे चला गया, ठीक है। आज उसकी मार्केट बन गई, अब वो प्रॉफिट कमा रहा है। अगर ये लॉस रेगुलर होता रहता, वो नहीं टिक पाता। यही हुआ, आपने सुना होगा नोकिया के साथ ही यही हुआ, नोकिया के साथ यही हुआ कि भाई शुरू में उसको बहुत फायदा हुआ, तो वो सरवाइव कर रहा था मार्केट में, पर धीरे धीरे नुकसान बढ़ता गया। उसने सोचा 1 साल नुकसान होगा, 2 साल नुकसान होगा, अगले साल फायदा कमा लेंगे। ये नुकसान कई सालों तक रहा, नोकिया बंद करना पड़ा। कोडक का नाम सुना होगा आपने, वोडाफोन का नाम सुना होगा आपने, इंडिया के अंदर उसके क्या हालात है अब, आइडिया नाम सुना ही होगा आपने, किंगफिशर, सबके साथ यही हुआ है। देखो शुरू में प्रॉफिट आप कमाते हो तो सरवाइव कर पाओगे, अगर रेगुलर इंटरवल पे लॉस होता रहे तो आप सरवाइव ही नहीं कर सकते मार्केट में सर, ठीक है सर। आगे बढ़ जाए, चलो। उसके बाद ना, तीसरा, आपने प्रॉफिट कमा लिया, आप मार्केट में जिंदा बच गए, अब आप सोचोगे कि मेरा विकास हो, ठीक है, आपका विकास हो, आपकी कंपनी बढ़े। जैसे एक ना शुरू में ब्रांड हुआ करता था विमल नाम का, ठीक है, नाम सुना है किसने, किसने किसने सुना है नाम विमल कंपनी का, नाम सुना है किसने विमल कंपनी का, मैंने सुना। क्या काम करती है भाई विमल कंपनी, प्रोडक्ट हाँ, क्या काम करती है विमल कंपनी, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट का उसका काम। कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, चलो मैं इसकी बात पूरी कर देता हूँ इसके हाँ हिसाब भैया, से, मैं भैया इसकी पहले बात, कपड़े बनाया करते थे। हाँ देखो इस बच्चे को पता है, देखो विमल जो है ना, वो पान मसाला की कंपनी नहीं है, आपको लगता है विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दाना, आप मतलब क्या, मतलब उसी अंबानी बहाव का में बाप बहते था जो जाते बनाया हो, करते थे। हाँ, आप उस बहाव में बह जाते हो। देखो विमल कंपनी जो है वो पान मसाले की कंपनी नहीं है, ठीक है, विमल थी कपड़े का ब्रांड। ये कपड़े का ब्रांड शुरू किया था धीरू भाई अंबानी ने, ध्यान से सुनना, इसको शुरू किया था धीरू भाई अंबानी ने, और विमल को बाद में रिलायंस ने ऑक्यूपाई किया, और रिलायंस को ऑक्यूपाई किया किसने, खुद धीरू भाई अंबानी ने, मतलब इनडायरेक्टली रिलायंस खोला गया और रिलायंस ने किसको ऑक्यूपाई किया, विमल को। आज विमल अंडरटेकन है रिलायंस के, समझ में आ रही बात, आज विमल अंडरटेकन है रिलायंस के, इसका मतलब रिलायंस ऑपरेट करती है विमल, वो पान मसाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर से कहता हूँ, ठीक है। तो विमल कंपनी ऑपरेट करती है कौन, कौन, रिलायंस, ठीक है। तो ये विमल दूसरा है जो आप प्रोडक्ट कहते हो पान मसाला, ठीक है, वो दूसरा है। तो विमल ने अपने आप को ग्रो किया रिलायंस पे। अब रिलायंस क्या एक प्रोडक्ट बेचती है सर, रिलायंस इज लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी कह सकते हो, या लार्जेस्ट रिफाइनरी कंपनी, ये भी हम कहते हैं। तो लार्जेस्ट कंपनी है ना इन द इंडियन मार्केट की, एक सबसे बड़ी कंपनी है, जो इंडियन कंपनी है पर इतनी बड़ी है। इन्वेस्टमेंट कितना है उसके पास सर, अगर आप, मैं उसके रिजर्व्स की बात करूं तो उसके पास अभी रिजर्व इतने हैं, सोच, मैं लिख रहा हूँ, फिगर लिख रहा हूँ, देख सकते हो आप, इतने रिजर्व है रिलायंस के पास अभी,
सो थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, मतलब ये देखो ये जीरोस है, ये जीरोस है, ठीक है, ये ट्रिपल जीरोस है, ठीक है। तो इतनी की रिजर्व है उसके पास, बट ध्यान रखना लास्ट में है यहाँ पर करोड़, 3,50,000 करोड़ रुपए के रिजर्व है। इतने में तो कई कंपनियां बिक जाएंगी, इंडिया में कई कंपनियां खरीद सकती है अकेले, इतना रिजर्व रखती है, इतना रिजर्व रखती है रिलायंस। समझ में आ रही बात? ये कैसे हो पाया? ये पहले प्रॉफिट कमाया, फिर सरवाइव किया और एट लास्ट ग्रो किया है। 3,50,000 करोड़, समझते हो? इतना बड़ा अमाउंट है ना, कईयों को तो इतने में ही पसीने छूट गए होंगे, वो इतने में ही पसीने, अभी करोड़ है सर, पीछे तो अभी ये बाकी है। सोच सकते हो आप, इतना बड़ा अमाउंट रखती है ये, ठीक है। तो पहले आप सोचोगे कि प्रॉफिट कमाए, है ना, फिर आप सोचोगे सरवाइव करें, और एट लास्ट सोचोगे कि ग्रो करना है, ठीक है। ओके, चलो सोशल ऑब्जेक्टिव पे मैं पहुंचता हूँ, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव पे मैं आता हूँ। सोशल ऑब्जेक्टिव की कुछ खास बात हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सोशल ऑब्जेक्टिव में हम सोचेंगे कि समाज को ना, जो समाज चाहता है उस क्वालिटी के सामान मिला। मतलब समाज कह रहा है कंज्यूमर गुड्स बनाओ, तो हम कौन से गुड्स बनाएंगे? कंज्यूमर गुड्स। समाज कह रहा है वॉर गुड्स बनाओ, तो हम क्या बनाएंगे? वॉर गुड्स। समाज कह रहा है भाई कैपिटल गुड्स बनाओ, हम कौन सा गुड्स बनाएंगे? कैपिटल गुड्स। तीनों के बारे में हमने इकोनॉमिक्स में तो डील कर ही लिया है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस में कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड वॉर गुड्स, ठीक है। तो जो समाज चाहता है हम उसी तरह का सामान बनाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज हम ना करें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब इलीगल काम हम ना करें, और हम अपने आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेंगे। मतलब आसपास के लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आसपास जितने भी लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम करें। अब इसके ऊपर एक कहानी सुनना। एक टाइम की बात है, अपना माइक ऑफ कर ले सभी। एक टाइम की बात है, देखो गुड़गांव में ना, एक टाइम की बात का बता रहा हूँ, गुड़गांव में जो है एक कंपनी भी नहीं थी, सिर्फ जंगल का इलाका था। एक कंपनी आई गुड़गांव में इस टाइम पे, आप देख सकते हो, मारुति। मारुति कंपनी उस समय आई थी, लगभग 2000 के आसपास आई थी मारुति कंपनी। सो मारुति कंपनी ने गुड़गांव को इतना डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी ने क्या किया था, वो सॉरी मारुति कंपनी ने क्या किया था, मारुति कंपनी ने आसपास के लोगों को दिया एम्प्लॉयमेंट। तो जो आसपास के इलाके हैं गुड़गांव के सेक्टर के, वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस चाहता है कि आसपास के लोग उसको मतलब आसपास के लोगों को वो भर्ती करें, और आसपास के लोग ये चाहते हैं कि आसपास के लोग ये चाहते हैं कि भाई जो कंपनी है उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने का काम करे, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे। अब देख सकते हो वो कहता है कि इसमें आप ये भी ध्यान रखोगे कि उनको सोशल सर्विस दो, है ना, उनके लिए कम्युनिटी सेंटर बनाओ, ये कम्युनिटी सर्विस दो, मतलब कोई एनजीओ उनके लिए खोल दो, है ना। और हमेशा ध्यान रखना कि पॉल्यूशन को आपको अवॉइड करना है, ठीक है, आपको पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, ठीक है ना। तो किन किन बातों पे हमने ध्यान दिया? सबसे पहले आपको क्या क्या करना है? आपको करना है सबसे पहले डिजायर क्वालिटी ऑफ गुड्स को सप्लाई करना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना है, आपको इलीगल काम नहीं करना, आपको आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है। आपको कोई एनजीओ खोल सको, ये सब जो भी काम आप आसपास कर सको डेवलपमेंट, वो करना है, और पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं फैलाना, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कंपनी के। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं कि भाई जो काम हमारे यहाँ कर रहे हैं उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, है ना, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले। दूसरा कि भाई हम जो है उनको सेटिस्फैक्टरी वेजेस दे सकें और उनको सैलरी दे सकें। इसका मतलब वो खुश रहें, संतुष्ट रहें कि उनको क्या सैलरी मिल रही है और क्या वेजेस मिल रही है उनके काम के हिसाब से, ठीक है। अब तीसरा होता है कि हम उन्हें पर्सनल ग्रोथ का मौका दें। इसका मतलब हम उन्हें रेगुलर ट्रेनिंग दें, है ना, हम उन्हें रेगुलर ट्रेनिंग दें, उन्हें इंकरेज करें, उनको प्रमोट करें। समझ में आ रही बात? ऑर्गेनाइजेशन उनको डेवलप करने में मतलब हायर पोस्ट पे भेजने में हेल्प करें उन्हें, ठीक है। उनको पीयर रिकॉग्निशन का मतलब होता है जो उनने काम किया उसकी बदले उन्हें जो है उनके काम के बदले कि भाई आपने ये काम किया है, उनके पेटेंट राइट दिया जाए, है ना। उनको मतलब जिस तरह से आप हेल्प कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज को वो कर सकते हो आप, ठीक है। आगे बात करता है आगे बात करता है यहाँ पर कि उनके बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी आप प्रोवाइड करो, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो, ठीक है।
है ना, समझ सकते हो ना, वो देखा होगा कि कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए वहां पे स्कूल्स बनवा देती हैं, अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए वहां स्कूल, जैसे कि आप समझ सकते हो कि जो एयरफोर्स वाले हैं वो एक्चुअल में एयरफोर्स वाले स्कूल नहीं बनवाते, पर एयरफोर्स वालों ने जितने भी एयरफोर्स है उनके अंदर आपको केवी मिलेगा, क्यों, वो एयरफोर्स में जो लोग काम करते हैं ताकि उनको आसानी से वहां काम मिल सके, समझ में आ रही बात है ना, उन्हें आसानी से वहां पे काम मिल सके इस वजह से, ठीक है। अब मतलब उनके जो एयरफोर्स वाले काम करते हैं उनको आसानी से वहां पे उनके बच्चों को जो है स्कूलिंग मिल सके, समझते होगे बात को आप। चल आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ये तीनों का चार्ट है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या काम होता है, देखो क्वेश्चन आता है वैसे कि जैसे एक इंसान के लिए खाना जरूरी है, एक इंसान के लिए खाना जरूरी है, इसी तरह से बिजनेस के लिए प्रॉफिट जरूरी है, क्यों, क्यों, वाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम कि भाई प्रॉफिट नहीं होगा तो सरवाइव कैसे करोगे, सरवाइव नहीं कर पाओगे तो ग्रोथ कैसे करोगे, इनके बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली थी। अच्छा, ग्रोथ नहीं कर पाओगे तो आपको कोई भाव नहीं देगा सर, आपको कोई भाव नहीं देगा, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी होती है प्रॉफिट। अगर आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा रहे, आप पढ़ रहे हो, आपके नंबर नहीं आए, आपके मम्मी पापा आपको भाव नहीं देते और कहते हैं बेकार है, इसको चाय की रेडी दे दो ये वही चलाएगा, भैंस खरीद के देने की धमकी देते हैं, गांव भेजने की धमकी देते हैं, तो सिंबल ऑफ एफिशिएंसी है, इसका मतलब तुम्हारी अच्छे नंबर तुम्हारे एफिशिएंसी के सिंबल है, बिजनेस के अच्छे प्रॉफिट उसके सिंबल है एफिशिएंसी के, ठीक है। अच्छा, अच्छा पढ़ोगे तो रिवार्ड भी अच्छा मिलता है, घर वाले बड़े खुश हो कि तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, हर जगह इज्जत देते हैं, नहीं तो हर जगह गालियां ही देते हैं। अब बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो रिस्क उठाएगा तो प्रॉफिट मिलता है, उसको रिवार्ड मिलता है, ठीक है। और आसपास समाज भी आपकी इज्जत करता है अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, है ना, अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आसपास वाले भी लोग कहते हैं अरे लड़का पढ़ता है, इंटेलिजेंट है, बिजनेस भी प्रॉफिट कमाएगा तो वो गुडविल क्रिएट कर सकता है ना, उसकी गुडविल अच्छी होगी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो। अब ये मैं नहीं करा रहा अभी बिजनेस एक्टिविटीज को, मैं थोड़ा सा इसका एंड टॉपिक करा रहा हूँ, इसको मैं कल डील कर लूंगा कि क्या पढ़ाना है मेरे को इस वाले में, आगे जा रहा हूँ। चलो मेरे को ये करवाना था बिजनेस रिस्क। देखो बिजनेस जो होता है उसके अंदर कुछ रिस्क भी होते हैं, ये हमने जब से पढ़ रहे हैं कि भाई रिस्क क्या होता है, रिस्क क्या होता है, रिस्क क्या होता है, अब यहाँ बात करेंगे कि रिस्क क्या होता है। रिस्क का मतलब होता है कि एक बिजनेस अपने काम को कर सही से पा रहा है या नहीं, जो पैसा लगाया उसको कमा पा रहा है या नहीं, है ना। सो बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं कि भाई अपने पैसा लगाया क्या वो पैसा वापस आ सकता है, ठीक है, तो वो होता है रिस्क। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि रिस्क कितने तरह के होते हैं, नेचर की बात, तो आप ये होमवर्क है आपका, ये आपको कैसे खुद से पढ़ना है, ये होमवर्क है, मेरे हिसाब से ये पढ़ लोगे कोई खास दिक्कत होगी नहीं, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, ये आपको खुद से पढ़ना है। पर एक बार मैं इस पे आ जाता हूँ कि कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से रिस्क अराइज होता है, तो नेचर, मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, देख सकते हो छोटा सा साइड में क्रैक है, दिख रहा होगा, ये क्रैक दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। अब क्या भरोसा ये टूट जाए और छत मेरे सिर पे आके गिर जाए, मर मुरा हाँ जाऊंगा, ये तो देखो। भाई कोई भी, हाँ तू तो यही चाहेगा, तू यही चाहेगा, तू रहने दे भाई, ठीक है। तो नेचुरल कॉजेज वो कॉजेज होते हैं कि एक बिजनेस का कोई भरोसा नहीं कि भाई उसके ऊपर छत भी गिर सकती है, बिजली भी गिर सकती है ना। हाँ तो भाई ये समझ लो हथौड़ा गिर सकता है थोड़ का, तो कोई नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं, है ना, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉथ आ गया, है ना, तो सूखा पड़ गया, तो ये सारे जो काम है ना ये नेचुरल केसेस है कि एक बिजनेस बर्बाद हो सकता है इनकी वजह से। भाई नेचर के आगे तो हम कुछ वैसे भी नहीं कर सकते ना, है ना, कितने भी हाथ पैर जोड़ते रह जाओ वो तो जो होना है सो होगा। ह्यूमन कॉजेज भी होते हैं, जैसे मान लो कोई वो तो बेईमान नेचुरल एम्प्लॉय है है, वो। कोई बेईमान एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको मतलब अब क्या कह रहे हो, तुम्हारी इंफॉर्मेशन बाहर जाके बता रहा है सर, तुम्हारे राज बाहर खोल रहा है। अब तुम्हारा अगर दोस्त बेईमान हो ग्रोथ तुम्हारे ग्रोथ। राज बाहर खोल दे कि तुम्हारे क्या क्या राज है, समझते हो तुम्हारे कौन कौन से राज हैं, तुम्हारे दोस्त को पता होते हैं, वो सारे खोल दे तो क्या होता है, बहुत दिक्कत हो सकती है सर, ठीक है, बहुत समाज में थू थू होने लगेगी, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा फिर तुम्हें, कोई दोस्ती नहीं करेगा, कहेगा ये गंदा बंदा है, ठीक है। सो ह्यूमन कॉजेज भी हो सकते हैं, हमारा कोई एम्प्लॉय बेईमान हो जाए,
हमारे राज किसी और हमारे कंपटीटर को बता रहा है, ये ऐसा प्रोडक्शन करता है। अच्छा एक ध्यान सुनना, मैकडोनाल्ड्स का पिज्जा कैसे बनता है तुम्हें आके पता चल गया, कोको कोला की रेसिपी तुम्हें पता चल गई, एम्प्लॉय बाय मान है सर, है ना, एम्प्लॉय बाय मान है तो वो भी हो सकता है। अच्छा मान लो मेरे एम्प्लॉयज ने ही स्ट्राइक कर दी, अनशन पे बैठ गए, अन्ना हजारी बन गए वो सारे, कह रहे हम नहीं काम कर रहे, हमको दे 5 लाख सैलरी, हो सकता है। मैं कमाई 1 लाख रहा हूँ, वो मुझसे 5 लाख सैलरी मांग रहा है एक बंदा, हो सकता है अनशन पे बैठ गए, ठीक है। एक किसान जैसे बैठे हैं वैसे बैठ गया कोई, ठीक है, फैक्ट्री में आग लगा दी तुम्हारे। अच्छा एक वक्त की बात है, ठीक है, एक बार की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक बार क्या हुआ, गुड़गांव में बहुत सारी कंपनियां थी, तो उनमें एक बंदा था, वो छुट्टी लेकर थोड़े टाइम के लिए बाहर गया, छुट्टी टाइम लेके थोड़ी देर बाहर गया, गेट पास मिलता है वैसे काम करते वक्त, तो उसको गेट पास लेके बाहर गया, जब वो गेट पास का वापस आने का टाइम होता है 12 बजे, 12 बज के 5 मिनट में बंदा वापस आया। क्या हुआ वहां पे, वो गार्ड से भिड़ गया, गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दिया, वो गार्ड से भिड़ गया, गार्ड था थोड़ा हट्टा कट्टा पहलवान आदमी, गार्ड ने उसे पकड़ के पीट दिया, उसकी 2 पसलियां टूट गई, यहाँ की, यहाँ 2 पसलियां टूट गई उसकी। अब गार्ड को तो नहीं पता था कि भाई क्या कहते हैं कैसा बंदा है, उसने सोचा अरे ऐसा ही है एवं ही है, पीट दिया और पैसे दे दिए उसको 500 रुपए, कह रहे जा इलाज करवा ले। अगले दिन बंदा हॉस्पिटल में भर्ती तो हो गया, उसका साला आया 50 बंदे लेकर, उस पूरे कंपनी को पीट, मतलब समझ लो तोड़ फोड़ करके आग लगा दी, साथ में 20 कंपनियां और गुड़गांव में आग लगा दी, ठीक है, 20 कंपनियां और गुड़गांव में आग लगेगी। अब एम्प्लॉयज को सामान बचाना चाहिए, उन्होंने क्या किया, आग लगा रखा, जैसे जो दंगाई आए थे, जो उसका साला आया था उसने आग लगा दिया। अब वहां के एम्प्लॉयज बड़े खुश, वो वैसे ही तानाशाह से परेशान थे, वो कंपनी से परेशान थे, वो और सामान लाके उस आग में डाल रहे हैं, जिनको आग लगाना था वो आग लगा के जा चुके हैं, हमारे कंपनी के एम्प्लॉय जाके हमारा सामान उस आग में जला रहे हैं ताकि और अच्छे से आग जले, समझ रहे हो, ये है हमारे एम्प्लॉय। तो ह्यूमन फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, हमारे गंदे एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ जाए चलो। तो अच्छा और कौन कौन से फैक्टर है, और इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं, देखो हमारी प्रॉफिट हम नहीं कमा पा रहे हैं, है ना, पूरा मार्केट का स्टैंडर्ड डाउन है, लॉकडाउन लग गया, अब इसमें तो हमारा कोई जोर नहीं है ना, तो ऐसी चीजें जो सरकार की पॉलिसीज आ गई, है ना, कुछ कह सकते हो, वो नेस्ले बंद हो गया, आपको पता है लेड निकल गया था उसमें, तो उसने अपने मैगी जलाने पड़े थे उसको, ठीक है, तो ये कुछ चीजें, जैसे कैडबरी, कैडबरी में कीड़े निकलने लगे थे उसके चॉकलेट्स में, तो उसको पूरे चॉकलेट्स का वो बदलना पड़ा, सिस्टम बदलना पड़ा, ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकते हैं, सरकार ने आपके ऊपर पाबंदी लगा दी, ठीक है, तो आप कह सकते हो लॉकडाउन लग गया या फिर नोटबंदी हो गई, ये सारे काम इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर आते हैं। एंड लास्ट फिजिकल कॉजेज, फिजिकल कॉजेज का मतलब होता है आपकी टेक्नोलॉजी खराब हो गई सर। अच्छा टेक्नोलॉजी खराब होने के लिए एकमात्र कंपनी है जो इसका मस्त एग्जांपल होती है, एकमात्र कंपनी, कंपनी का नाम है रिलायंस। अब तुम कहोगे भैया रिलायंस तो अच्छी कंपनी थी, रिलायंस मुकेश वाली नहीं, रिलायंस अनिल अंबानी वाली। अच्छा मैं एक टाइम की बात है, आपको पता है कि धीरू भाई अंबानी का जब मरे तो बंटवारा हुआ दोनों भाइयों में, दोनों भाइयों में जो बड़ा भाई था, जो बड़ा भाई था मुकेश अंबानी, उसको कम प्रॉपर्टी दी गई, उसको दिया गया रिफाइनरी दे दी गई, उसको नॉर्मल बिजनेस दे दिया गया, और जो मस्त मस्त जिस बिजनेस से दबा कर अर्निंग होती थी उस बिजनेस को दे दिया गया अनिल अंबानी को। अनिल अंबानी उस समय भारत का सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में था, आज देखो कहाँ है, आज बंदे के पास 19 करोड़ रुपए भी नहीं है सर, अपने लोन नहीं पे कर पा रहा, जायदाद गिरवी है सारी उसकी, ऑफिस बिक गया। अब सुनना ध्यान से, हुआ क्या, अनिल अंबानी ने अपना सारा पैसा एक कंपनी पे लगाया, कंपनी का नाम था रिलायंस टेलीकॉम, ध्यान से सुनना, रिलायंस टेलीकॉम पे उसने पैसा लगाया। अब रिलायंस टेलीकॉम की खास बात कि उसने जब रिलायंस टेलीकॉम पे पैसा लगाया तो कई सारे टावर के इंस्ट्रूमेंट खरीदे, कई सारे केबल्स खरीदे, केबल्स खरीद के उसने फिट कराया, फिट करा के उसने लाया रिलायंस जीएसएम। जीएसएम का मतलब समझना कि ये बात करता है 1G की, चलो 2G पे बात करता है, ठीक है, तो इसने बात करता था 2G पर, कि भाई रिलायंस जीएसएम 2G का सिस्टम था। अचानक से एयरटेल ने 2014 में, 2011 में कंपनी शुरू थी, तो शायद 2013 में 3G ले आया एयरटेल, 2014 में 4G ले आया एयरटेल। एयरटेल ने इतनी तेजी से 3G और 4G लाया ना, रिलायंस के भाई भाई कटिया खड़ी कर दी इसने, रिलायंस पूरी तरह से हिल गया, बौखला गया, अब नहीं हो सकता था उससे, सारा पैसा जो है रिलायंस का, जो रिलायंस टेलीकॉम था उसका तो लग चुका था, पैसा सारा लगाने के बाद अब रिटर्न नहीं आ रहा था, सब लोग छोड़ छोड़ के कंपनी जाके एयरटेल का परचेज कर रहे थे नेटवर्क, क्योंकि 4G आ चुका था, बाद में जियो आ गया, पूरा
बेड़ा गर्क हो गया रिलायंस का। तो ध्यान रखना फिजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी ही खराब हो सर, आप जिस पे काम कर रहे हो वही बेईमान निकली टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा ऐसा ही करा था नोकिया ने भी, नोकिया भी एंड्रॉइड नहीं अपनाया, नोकिया ने, नोकिया साहब मैं अपना लाऊंगी, ले आई अपना, गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना फिजिकल कॉजेज, आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है तब भी आप मार्केट में लुट सकते हो। चलो एक बार फिर से बात कर लें, इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं इसको, नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, ह्यूमन कॉजेज हो सकते हैं, और कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, यही होमवर्क है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, ठीक है, चलो बाय बाय यू ऑल।